स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं नरेंद्र कुमार। आज मैं आपको बिजनेस का जो फर्स्ट हमारी यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस फर्स्ट यूनिट में जो हमारे टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से रहेंगे? तो फर्स्ट टॉपिक, understand the concept of management, explain the meaning of effectiveness and efficiency, discuss the objectives of management, describe the importance of management, examine the nature of management as science, art and profession, understand the role of top, middle and lower level of management, explain the functions of management, discuss the concept and characteristics of coordination, एंड लास्ट वन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो इस फर्स्ट यूनिट में टॉपिक हमारे इतने हैं जो कवर करेंगे हम। तो देखते हैं फर्स्ट जो हमारा है, व्हाट मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है। सो मैनेजमेंट के यदि बारे हम देखते हैं तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वह है जो एक मैनेजर करता है। और दूसरी टर्म्स में यदि हम देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, management is the process of conducting a set of functions like planning, organizing, staffing, directing, controlling to get the work done in an efficient and effective प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें काम को कुशलता एवं प्रभावपूर्ण तरीके से करने के लिए कार्य के एक समूह को अच्छी प्रकार से कंप्लीट किया जाता है, संपन्न किया जाता है। किसकी सहायता से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की सहायता से। तो इसमें हमारा जो इस मीनिंग में जो प्रोसेस और इफिशिएंट और इफेक्टिव है, उनके क्या मीनिंग है? तो प्रोसेस जो लगातार चलने वाली क्रिया है किसी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, कोई भी मैनेजमेंट का एक्टिविटीज करते हैं तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया, वो प्रोसेस जो कि सेट ऑफ फंक्शन में आती है मैनेजमेंट के। और इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में क्या है भाई? इफिशिएंट का यदि हम देखते हैं तो कार्य को कितनी अच्छी प्रकार से कुशलता से पूरा किया गया है। तो काम को ठीक ढंग से करना ही इफिशिएंट है। संसाधनों की एक प्रकार से वेस्टिंग ना होने देना, नॉट वेस्टिंग रिसोर्स, आपके क्या है? इफिशिएंट है। और इसके साथ साथ मेकिंग यूज ऑफ रिसोर्स इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, आपका क्या है? इफिशिएंट है। और इफेक्टिवनेस की जहां तक बारी आती है तो किसी भी व्यवसाय की क्रिया को सफलतापूर्वक करना ही या संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करना ही क्या है? इफेक्टिवनेस है। चाहे इसके लिए लागत हमारी यानी कि कॉस्ट कितनी क्यों नहीं आ जाए, केवल क्या है? कार्य को इफेक्टिव तरीके से पूरा करना ही क्या है? इफेक्टिवनेस है। सो इसके मीनिंग के आधार पे हम इसके भाई इफिशिएंट और इफेक्टिवनेस के हम कुछ एग्जांपल डेफिनेशन के बाद देखेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन। व्हाट मैनेजमेंट इज के रिगार्डिंग ही तो काफी सारी जो परिभाषाएं या डेफिनेशन है जो मैनेजमेंट के आधार पर दी हुई है। कुछ मैनेजरियल ने हमारी जो डेफिनेशन है, प्रबंधकों ने जो डेफिनेशन है क्रियात्मक के रूप में दी है। तो कुछ इन्हें इसको डिसीजन लेने संबंधी रिगार्डिंग आपकी डेफिनेशन दी है, तो कुछ ने इसकी प्रोडक्शन और इफिशिएंसी रिगार्डिंग डेफिनेशन दी है। तो उन सभी एक प्रकार से एक्सपर्ट्स के रिगार्डिंग यदि हम देखते हैं तो हेरोल्ड कुंट्ज ने जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है वो किस प्रकार से दी है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार से हेरोल्ड कुंट्ज के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। मैनेजमेंट को क्या भी एक प्रकार का आर्ट माना गया है। क्यों माना गया आर्ट? क्योंकि यह दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है। और भी बहुत जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है, जैसे कि जॉर्ज एस्टेरियो, एफ.डब्ल्यू. टेलर हो गया, पीटरसन फ्लूमैन हो गया। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार भी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है भाई, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार से एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार एक प्रकार से मैनेजमेंट आर्ट है। क्या जानने के लिए कि what you want to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way। भाई प्रबंध क्या है? एक जानने की कला है, किस प्रकार से कि आप क्या करवाना चाहते हैं और उसके बाद यह देखना
कि वे इसे सर्वोत्तम और मितव्ययितापूर्ण विधि से करें, यानी एक अच्छे ढंग से करें। इसकी डेफिनेशन के बेस पे हम भाई जैसे मीनिंग देखा था हमने, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी मैनर में जो वर्क को डन किया जाता है, तो इफिशिएंसी एंड वर्सेस इफेक्टिवनेस, तो इनके बीच में एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। हमने पहले इसका अर्थ भी जाना था। तो इफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य को कुशलता तरीके से पूरा करना, और एक रिसोर्सेज का, संसाधनों का भाई वेस्टेज ना होने देना, इफिशिएंसी था हमारा। और इफेक्टिवनेस में क्या आया था हमारा, कार्य को प्रभावपूर्ण सफलतापूर्वक तरीके से करना, फिर चाहे लागत ही कितनी क्यों ना आ जाए। तो इसके रिगार्डिंग यदि हम एग्जांपल देखते हैं, कोई एक मिस्टर मैनेजर ए है, उसको टास्क दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि $100 मिलियन उसको विद इन 15 डेज के अंदर अरेंज करने हैं। तो उसकी परफॉर्मेंस को किस प्रकार से एनालाइज करेंगे, कैसे उसकी परफॉर्मेंस हुई, अरेंज $100 मिलियन एट द रेट 10% एनुअल इंटरेस्ट एंड टुक 15 डेज, मार्केट रेट 8%। तो यहां पे एक प्रकार से क्या है, उसने अरेंज किया $100 मिलियन 10% एनुअल इंटरेस्ट के ऊपर, और जबकि उसको अरेंज करने में 15 डेज लग गए थे, जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है। तो यहां पे मैनेजर क्या है, एक प्रकार से इफेक्टिव मैनेजर है, लेकिन क्यों है, क्योंकि उसने अपना टास्क टाइम के ऊपर कंप्लीट कर लिया। क्या यदि हम यहां पे देखें, क्या मिस्टर मैनेजर इफिशिएंट है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसने भाई यहां पे मार्केट रेट से ऊपर आपका क्या है, ये $100 मिलियन अरेंज किए हैं। इसके बाद मिस्टर मैनेजर बी है, उसको भी सेम टास्क दिया गया है, अरेंज $100 मिलियन विद इन 15 डेज। भाई सेम टास्क उसको भी दिया गया है, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, अरेंज $100 मिलियन एट द रेट 7% एनुअल इंटरेस्ट एंड टुक 25 डेज, मार्केट रेट 8%। तो यहां पे क्या उसने 7% एनुअल पे इंटरेस्ट पे क्या अरेंज कर लिए $100 मिलियन एंड 25 डेज उसने अब ये अरेंज करने में लगा दिया, जबकि मार्केट रेट आपकी इंटरेस्ट रेट 8% है। सो यहां पे मैनेजर बी क्या है, अपने आप में एफिशिएंट मैनेजर है। क्यों, क्योंकि उसने जो अपना टास्क है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट कर लिया है। तो क्या यहां पे मिस्टर मैनेजर जो बी है वो यहां पे क्या इफेक्टिव है, तो यदि हम देखते हैं तो मिस्टर मैनेजर बी यहां पे इफेक्टिव नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने यहां पे भाई टाइम टेकन ज्यादा ले लिया है, 25 डेज, जबकि उसको 15 डेज के अंदर कंप्लीट करना था। उसी के सीरीज में चलते हुए मिस्टर मैनेजर सी है, जिसको सेम टास्क दिया गया है, उसको भी भाई मिस्टर मैनेजर सी को भी $100 मिलियन विद इन 15 डेज के अंदर क्या करने थे, अरेंज करने थे। उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, तो अरेंज $100 मिलियन एट द रेट 7% एनुअल इंटरेस्ट एंड टुक 15 डेज, एंड जबकि मार्केट रेट आपका 8% है। तो यहां पे मिस्टर मैनेजर सी बहुत इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है मैनेजर है। क्यों, क्योंकि उसने ना केवल ये नहीं है कि टास्क की कंप्लीट कर लिया, बल्कि उसने क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर भी किया, यानी उसने 7% एनुअल इंटरेस्ट पे तो $100 मिलियन अरेंज कर लिए हैं, और 15 डेज ही उसने क्या टेकन किए हैं। तो यहां पे मिस्टर मैनेजर बोथ है, इफेक्टिव और एफिशिएंट भी है। मैनेजमेंट हमने मीनिंग समझा है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है, मैनेजमेंट का प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंट के बारे में जाना है। अब हम मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो मैनेजमेंट, अब देखते हैं हम भाई मैनेजमेंट की क्या फीचर्स हो सकती हैं। भाई एक देखते हैं, कोई ना कोई जो भी चीज होती है, हर एक की कोई ना कोई अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे हम सभी की अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ना कुछ हमें ऐसी क्वालिटीज हैं जो हमें सबसे अलग सेपरेट दिखाती है। तो उसी प्रकार से मैनेजमेंट की भी कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट एक प्रकार से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी एक सामूहिक क्रिया है। किस प्रकार से एक मैनेजमेंट एक सामूहिक क्रिया है, प्रबंध की एक प्रकार से जो क्रियाएं संपन्न करने वाला कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता है, यानी कि जो भी हमारे प्रबंध की जो सामूहिक क्रिया होती हैं उसमें केवल क्या है, एक अकेला व्यक्ति नहीं, उसमें क्या है, संपन्न किया जाता है सभी क्रियाओं को। प्रत्येक संगठन की स्थापना किसी न किसी उद्देश्य के लिए की जाती है। प्रबंध एक ऐसा माध्यम या शक्ति है जो उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए आसानी सरल बना देता है।
प्रबंधक अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर भावी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाता है और योजनाएं बनाता है। अधीनस्थों की कार्य प्रगति पर लगातार नजर रखता है, उनका मार्गदर्शन करता है, समय समय पर उन्हें अभिप्रेरित करता है, अतः पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाता है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कोई भी किसी टाइप की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, हर एक का अपना अपना अलग अलग गोल रहता है और उस गोल को किस प्रकार से अचीव किया जाए ये सब कुछ एक प्रबंधक को करना होता है। और प्रबंधक किस प्रकार से करता है, वेल मैनेज करके अपने आप को प्लानिंग तैयार करेगा, वो ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा और अपनी एक्टिविटीज को अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से उनको कंट्रोल भी करके चलता है। सो नेक्स्ट वन पे चलते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव एक्टिविटीज है। भाई किस प्रकार से है मैनेजमेंट, एक यूनिवर्सल एक्टिविटीज है। किस प्रकार से यूनिवर्सल एक्टिविटीज है, भाई अनेक प्रबंध विशेषज्ञों ने इसको सार्वभौमिक क्रिया के रूप में बताया है, यानी एक हर जगह, हर छोटी से छोटी जगह, हर बड़ी से बड़ी जगह पर इसको आसानी से एप्लीकेबल किया जा सकता है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को। चाहे हमारा प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा स्कूल हो, घर हो, हर जगह इस मैनेजमेंट के प्रोसेस को लागू किया जा सकता है। सो किस प्रकार से इसको हम देखते हैं, भाई सार्वभौमिकता से हमारा क्या अभिप्राय है, जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, स्पोर्ट्स का ग्राउंड्स हो गया, आपका एग्रीकल्चर फार्म्स हो गए, एंड फोर्सेस हो गए, क्लब्स, यानी हर जगह हर एक्टिविटीज में इसको आसानी से लागू किया जा सकता है। बगैर मैनेजमेंट की प्रोसेस के कोई भी एक्टिविटीज सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है। मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशंस, मैनेजमेंट एक प्रकार से बहुआयामी है। किस प्रकार से प्रबंध एक बहुआयामी है, क्योंकि इसमें मुख्य 3 प्रकार के एलिमेंट्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशंस के अंदर। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल किस प्रकार से, ये इंपॉर्टेंट है हमारा मल्टी डायमेंशंस मैनेजमेंट को यदि हम देखते हैं तो। मैनेजमेंट ऑफ वर्क कैसे है, यदि हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बारे में, तो यहां पे किस प्रकार से हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के वर्क को डन किया जाएगा, कितने एफिशिएंट तरीके से डन किया जाएगा, कितने इफेक्टिव तरीके से उसको डन किया जाता है मैनेजमेंट के वर्क को। भाई मैनेजमेंट एक प्रकार से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गुड्स के प्रोडक्शन से लेकर के उसके सेल होने तक की ऑल एक्टिविटीज को हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क बोला जाता है। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब उस वर्क को किसके द्वारा कंप्लीट किया जाना है, वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लेबर है वो कितने अच्छे तरीके से उस वर्क को कंप्लीट करते हैं, ये सब कुछ डिपेंड है एक मैनेजर के ऊपर। और मैनेजर क्या करेगा, उन पीपल को मैनेज करने का कार्य करेगा। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क एंड पीपल। तो मैनेजमेंट एक प्रकार से वर्क एंड पीपल के बोथ एक्टिविटीज का क्या है भाई, कॉम्बिनेशन है। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन में हर प्रकार की वो एक्टिविटीज आ जाती है जो अपने आप में एक प्रकार से ऑर्गेनाइज की जाती है, एक वर्क से लेकर के, एक पीपल से लेकर के, एक भाई प्रॉफिट को अर्न करने से लेकर हर प्रकार की एक्टिविटीज के अंदर क्या है, ऑपरेशन की एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट पे यदि मैं जाना चाहूंगा तो मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक लगातार चलने वाली क्रिया है, क्योंकि ये नहीं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज एक कार्य कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम में हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, जब जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे तब तब हमें, और जब तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता तब तक हम मैनेजमेंट के एक्टिविटीज को लगातार चलाते ही रहेंगे, कंटिन्यूटी उसका होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा मैनेजमेंट। तो किस प्रकार से, एक प्रकार से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में आता है हमारा, एक प्रकार से यह प्रक्रिया है जिसमें संगठन की हर प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, उसको अच्छी प्रकार से किया जाता है। भाई जो भी हमारे पास ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स है उनका इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाता है और लगातार किया जाता है एक्टिविटीज। ये नहीं कि आज कर ली कल हमें करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक सामूहिक क्रिया है। किस प्रकार से मैनेजमेंट एक सामूहिक क्रिया है, क्योंकि एक अकेले पर्सन के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज नहीं है, ये इसको पूरा करने के लिए एक हमें समूह या ग्रुप की जरूरत पड़ती है, अनेक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। किस प्रकार से, इसका अभिप्राय एक संस्था में कार्यरत उन सभी व्यक्तियों से जो प्रबंध के पदों पर नियुक्त है। संस्था में लिए जाने वाले प्रत्येक निर्णय से सभी प्रबंधक प्रभावित होते हैं। सभी के मिलजुल कर काम करने के किसी भी काम को सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखते हैं तो ग्रुप एक्टिविटी किस प्रकार से है। एक कंपनी अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है, ग्रोथ करना चाहती है, तो उस ग्रोथ को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कंपनी को अपने मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर को भाई क्या करना पड़ता है, उनको भाई भागीदारी उनकी आवश्यक, उनको अपॉइंट करना पड़ता है। सो वो उन सभी का प्रयास ही हमारा क्या कहलाता है, एक ग्रुप एक्टिविटीज कहलाता है। तो प्रबंध को एक सामूहिक प्रयत्न कहना बिल्कुल सही है, एक ग्रुप एक्टिविटी यानी ग्रुप एफर्ट्स होता है हमारा एक। इसके बाद यदि मैं देखना चाहूंगा तो मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन किस प्रकार से है, क्योंकि एक गतिशील व्यवस्था है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है मैनेजमेंट। आज भाई जो कुछ है कल वो ना हो, वो कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे प्रबंध व्यवस्था कुछ सिद्धांतों पर आधारित है जो कि गतिशील है। अब हमें स्टार्टिंग से पता मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल या सिद्धांत होते हुए एक कंटिन्यूसली यानी एक डायनेमिक रहते हैं, वो स्टैटिक्स नहीं है। तो सिद्धांत का अभिप्राय ऐसे आधारभूत सत्य हैं जो कारणों और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, यानी कॉजेज और इफेक्ट के बीच में एक क्या करते हैं भाई, संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन स्थापित करेंगे। और जैसे ही कोई ना कोई रीजन आएगा उसका कुछ ना कुछ इफेक्टिव रिजल्ट तो जरूर निकलेगा। यदि मैं बात करना चाहूं, वातावरण में लगातार परिवर्तन होने के कारण अनेक पुराने सिद्धांतों का सिद्धांत नए सिद्धांत ले चुके हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे बिजनेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो ओल्ड प्रिंसिपल चेंज होकर के न्यू प्रिंसिपल उनका स्थान ले लेते हैं, और न्यू प्रिंसिपल में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक कंपनी है जहां पे पहले टाइपिंग का काम, टाइपराइटर के माध्यम से काम चलता था, अब उसकी जगह कंप्यूटर की टाइपराइटिंग से काम करना है। तो वहां पे एक टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गई, उसमें सभी प्रकार के एम्प्लॉय को उस एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड करवाना है, तो वो डायनेमिक फंक्शन में हमारा इंक्लूड हो जाता है। यानी यदि मैं बात करना चाहूं तो प्रबंध में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ चेंजिंग में आता है यहां पे हमारा। इसके बाद यदि डायनेमिक के रिगार्डिंग यदि मैं और कुछ थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूं तो कई बार प्रबंधक व्यवसायिक वातावरण को अपने पक्ष में बदलने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए ग्राहकों की रुचि के अनुसार नई वस्तुओं का उत्पादन करना, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई विक्रय नीति की घोषणा करना, नए बाजारों की खोज करना, अपने माल का विक्रय करना इत्यादि है इसमें। तो मैकडोनाल्ड जो कि अमेरिकन रेस्टोरेंट है, उसने भारतीय बाजार में, इंडियन मार्केट के अंदर अपना स्थायित्व बनाने के लिए अपने खाने पीने के उसमें मेन्यू में बहुत सारा चेंजेस किया था। वो उसकी क्या पॉलिसी, डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर अपना आकर के व्यवसाय करना था केवल और केवल। इसके बाद लास्ट में फीचर्स के बारे में बात करना चाहूं तो मैनेजमेंट एक प्रकार से इंटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति है जो कि क्या फील की जा सकती है, ये देखिए इसको महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की कितनी भी एक्टिविटीज की जाए वो एक ग्रुप एक्टिविटीज के रूप में होती है जो केवल फील की जा सकती है। प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसको प्रत्यक्ष या मूर्त रूप से नहीं देखा जा सकता, केवल संस्था की सफलता के मूल्यांकन के आधार पर इसकी अनुभूति की जा सकती है। यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करना चाहूं तो यदि किसी संस्था के यदि हमें प्रोग्रेस देखनी है तो समझा जाएगा कि प्रबंध अच्छा है। यदि कोई संस्था यदि नीचे की तरफ जा रही है तो हम आसानी से महसूस कर सकते हैं कि वो संस्था असफल है, असफलता का संकेत है। तो प्रबंध को अमूर्त, अदृश्य, अप्रत्यक्ष शक्ति की संज्ञा दी जा सकती है। तो प्रबंध अपने आप में क्या है, अदृश्य शक्ति है। यदि संस्था अपना इजीली टारगेट अचीव कर लेती है तो वो सफल ऑर्गेनाइजेशन है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। यदि एक प्रबंध अपने डिक्लाइन जाने लग रही है, असफलता की ओर जाने लग रही है, यदि उसका बिजनेस फेल होने लग रहा है तो क्या है, वो अपने आप में अमूर्त तौर पे असफल ऑर्गेनाइजेशन निकल आएगी फिर तो। इसके बाद मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है अपने आप में, क्यों है, क्यों ये एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव हमें क्या बताते हैं, मैनेजमेंट क्यों अडॉप्ट कर रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार से इसकी जरूरत है अडॉप्ट करने की, तो वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं। ऑब्जेक्टिव होते क्या है एक प्रकार से यदि हम देखना चाहें तो ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। यानी कि उद्देश्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वे एंड ऑफ पॉइंट्स हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन की विभिन्न क्रियाएं अटेनेबल होती है, यानी अटेनमेंट होती है, यानी अग्रसर होती है, यानी जिनको आसानी से अचीव करने के लिए। यानी कि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना ईयरली जो प्रोडक्शन करना 8000 यूनिट्स का करना ईयरली प्रोडक्शन, तो उस टारगेट 8000 को अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी किन किन एक्टिविटीज को अटेनमेंट करती है, वो ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बाद इसके हम भाई टाइप्स जानेंगे, कौन हमारे 3 प्रकार के होते हैं,
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में यदि मैं बात करना चाहूंगा तो ऑर्गेनाइजेशनल होता क्या हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यानी संगठनात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में यदि बात करना चाहूंगा, इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखने वाले सभी का भाई एक प्रकार से क्या हो, इफ कंसिडरिंग इंटरेस्ट हो, यानी सभी का भला हो एक प्रकार से। तो इसको हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रकार से आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं, यानी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? सर्वाइवल जीवित रहना, प्रॉफिट लाभ कमाना, ग्रोथ विकास करना। तो सर्वाइवल के बारे में यदि बात करना चाहूँ तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी मार्केट के अंदर आती है तो अपने आप को सबसे पहले उसका मेन टारगेट क्या रहता है कि मार्केट में अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि वे भाई सर्वाइव कर पाए। मिनिमम जितनी भी उसकी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन की, एटलीस्ट मार्केट में वो कॉस्ट सेलिंग के माध्यम से जरूर निकले। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं देखना चाहूं तो जियो जो कंपनी थी हमारी, जिसने अपने आप को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एक ऐसे अट्रैक्टिव प्लान लेके आए कि सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अपने सिम को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया और सिम डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट में अपना एक्सिस्टेंस यानी कि स्थायित्व बनाया परमानेंटली। उसके बाद यदि मैं दूसरी बात करना चाहूंगा प्रॉफिट की। अब प्रॉफिट भाई सीधी सी बात है, सर्वाइव जब एक ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद मेन दूसरा उसका टारगेट क्या रहेगा, प्रॉफिट को कैसे मेंटेन करना है। अब जब कंपनी मार्केट के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने की स्थिति में आती है तो अपना वो प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचेगी। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, तो यहां पे यदि मैं जियो की कंपनी की बात करना चाहूंगा, जो प्राइम मेंबरशिप जो 99 रुपीज में उसने क्या, उसने केवल क्या है वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए और कुछ नहीं दिया जियो कंपनी ने। उस 99 रुपीज में केवल प्राइम मेंबरशिप ही उन्होंने कस्टमर को प्रोवाइड करवाई, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वाइवल करने के बाद यहां पे कंपनी ने अब मेन एम क्या कर लिया, अपना प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया, जो कि 99 रुपीज जैसे प्राइम मेंबरशिप को गेट अप करना शुरू कर दिया। इसके बाद यदि मैं देखना चाहूंगा, अब यहां पे कंपनी क्या है सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करने लग रही है और प्रॉफिट अर्न करने के तुरंत बाद अब वो कई बार तो कंपनियां ऐसी होती है भाई कि ठीक है अभी प्रॉफिट होने लग रहा है, उसको अब कुछ आगे करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन जियो कंपनी ने क्या आगे अपने आप को ग्रोथ की ओर आगे बढ़ा दिया, जैसे जियो मार्ट ओपन कर दिया, जियो रिलायंस के जियो मार्ट के माध्यम से अपना, या जियो वाईफाई या जियो डिश टीवी के नाम से अपने आप को भाई और जगह उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, अपने आप को ग्रोथिंग करना शुरू कर दिया। तो प्रबंध द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विकास को बिक्री, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादों की संख्या, पूंजी विनियोग आदि द्वारा मापा जा सकता है। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, भाई उत्पाद की संख्या कितनी अधिक बढ़ी ईयरली के दौरान, साल के दौरान, एम्प्लॉय की संख्या कितनी बढ़ी ईयरली के दौरान, और इसके साथ साथ भाई सेल ऑफ प्रोडक्शन कितना बढ़ा है ईयरली के दौरान, तो इनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक उद्देश्य है जो कि कंप्लीट हुआ है। दूसरा ऑब्जेक्टिव की तरफ हम चलते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक प्रकार से इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज, यानी कि भाई सोशल ऑब्जेक्टिव में प्रबंध के क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से। जहां पे भाई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे वहां पे तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे थे, यहाँ पे एक प्रकार से सोसाइटी के भाई जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो कंप्लीट करना हमें सोशल ऑब्जेक्टिव में। It refers to the consideration of interest of the society during the managerial activities, यानी कि सामाजिक हित का ध्यान रखने से है प्रबंध की क्रियाओं के माध्यम से। एक संगठन जैसे कि हम सभी को पता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो समाज में ही क्या स्थापित होता है, समाज द्वारा उपलब्ध किए गए संसाधनों से उसे चलाया जाता है। इसलिए प्रत्येक संगठन का क्या उत्तरदायित्व बनता है कि वह समाज के हित के प्रति भी सचेत रहे। एक संगठन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने को संबंधी उद्देश्य को सामाजिक उद्देश्य ही कहते हैं, यानी कि एक जो भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व, वो किस प्रकार से अपने भाई उत्तरदायित्व की पूर्ति करता है समाज में रह करके, वो संगठनात्मक उद्देश्य होता है। तो संगठनात्मक उद्देश्य में भी आपके कुछ चीजें इंक्लूड की जा सकती है। तो कौन कौन से हैं भाई वो हम देखते हैं एक बार। तो
सबसे पहले इसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सेव एनवायरमेंट एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे क्या है, समाज, जब भी एक संस्था समाज में अपने आप को स्थायित्व करती है, अपने आप स्थायित्व करती है, तो उसका सबसे मेन पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए, कि समाज के व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे ताकि उनकी भाई आय में बढ़ोतरी हो। दूसरा है सेव एनवायरमेंट, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना, यानी इस प्रकार से उत्पादन करना है एनवायरमेंट के अंदर कि वातावरण कम से कम प्रदूषित हो, भाई आपका सेव एनवायरमेंट रहे। तीसरा आपका लिविंग स्टैंडर्ड, जो ह्यूमन बीइंग का जो जीवन स्तर है उसमें क्या सुधार में योगदान देना है, कि लोगों को इस प्रकार से भाई प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना, एक प्रकार से रीजनेबल प्राइस रखना, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट करना, ताकि लिविंग स्टैंडर्ड जीवन स्तर लोगों का ज्यादा ज्यादा सुधर सके, ज्यादा ज्यादा स्टैंडर्ड हाई हो सके। उदाहरण के लिए यदि मैं देखना चाहूंगा, एशियन पेंट ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धन उपलब्ध करवाया, जिससे किसानों द्वारा स्थानीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना संभव हो सका। यानी कि जो हमारे एशियन पेंट कंपनी है, जो कि पूरे इंडिया में पॉपुलर कंपनी है, उसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंदर जो मनी है वो अवेलेबल कराया, जिससे कि किसानों द्वारा स्थानीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना संभव हुआ। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी है, उसने भी अपने स्टील के प्लांटों के आसपास रहने वाले लोगों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में नियमित रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो दो बड़ी कंपनियां हैं, नामी गिरामी कंपनियां हैं, इन्होंने सामाजिक भावना से अपना क्या है, समाज के लोगों का जीवन स्तर में सुधार किया है। यदि मैं तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करना चाहूंगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, क्या है हमारे पास, इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद द रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यदि मैं व्यक्तिगत उद्देश्य की बात करना चाहूंगा, कर्मचारी के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्य से, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी है, उनका किस प्रकार से उनके उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, कैसे भाई उनको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सकती है। तो कर्मचारी वर्ग कंपनी का विवेकशील और संवेदनशील संसाधन होता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है, पर्सनल या इंडिविजुअल जो कंपनी के संसाधन होते हैं, जिनको भाई एक प्रकार से इस प्रकार से उनसे टास्क लिया जाता है, उनसे वर्क करवाया जाता है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करवा सके। इनकी भावनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी को संतुष्ट कर दिया जाए तो कंपनी दिन चुगनी रात चुगनी उन्नति कर सकती है, दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति कर सकती है। तो एक जो कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है वो सबसे बड़ा रिसोर्सेज माना गया कंपनी के लिए, जो कि कंपनी को बहुत ज्यादा एक क्या ग्रोथ करवा सकता है। सो उसको सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो किस प्रकार से सेटिस्फाई हो सकता है कंपनी का जो लेबर या एम्प्लॉय होता है, वो सबसे पहले फाइनेंशियल नीड्स, तो वित्तीय उसकी जो आवश्यकता है वो पूरी करना। एक एम्प्लॉय है जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना शुरू करेगा, तो उसका सबसे पहले मेन टारगेट क्या होता है कि राइट टाइम पे उसको सैलरी मिल जाए, समय समय पर उसको बोनस भी मिलता रहे, समय समय पर उसको भाई क्या है भाई एक्स्ट्रा भाई जो भी प्रॉफिट जो फर्म को होता है उसमें से उसको कुछ हिस्सा मिले। दूसरा इसमें सोशल नीड्स, उसकी सामाजिक आवश्यकताएं वो भी पूरी होनी चाहिए। किस प्रकार से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि उसके भाई रिस्पेक्ट बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मोटिवेशन मिले, उसको भाई जो उसके साथी हैं उसमें उसको भाई पहचान मिले उनके साथियों के बीच में। फिर हायर लेवल नीड्स, हायर लेवल नीड्स एक प्रकार से क्या है, उसके जो उस स्तर की जो आवश्यकता है वो भी पूरी होनी चाहिए, यानी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको बड़ा पद मिलना चाहिए, उसको कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ताकि वो भाई अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा मान करके अपने कार्य में ज्यादा ज्यादा योगदान दे सके, ताकि संस्था के उद्देश्यों को अच्छी तरह से पूरा किया जा सके। अब यदि मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करना चाहूं, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, तो देखिएगा इंपॉर्टेंस एक प्रकार से महत्व जो की होते हैं, तो या सिग्निफिकेंस बात करूं इसको लेकर के, तो एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। यदि किसी भी एक्टिविटीज में से कोई भी किसी काइंड्स की कैसी भी एक्टिविटीज हो, यदि उसमें से मैनेजमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या 0 बचेगा। यानी कि किस प्रकार से
एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। एनीथिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में आता है, जैसे बिजनेस या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज है। यदि इन दोनों एक्टिविटीज में हमारा मैनेजमेंट नहीं है, तो जैसे मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में हमारा प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है एंड कंट्रोलिंग आता है। यदि मैं इन सभी एक्टिविटीज को हटा दूंगा किसी भी एक्टिविटीज में से मैनेजमेंट की, तो हमारे पास क्या फेलियर की कंडीशन आ जाएगी। यानी कोई भी बिजनेस विदाउट मैनेजमेंट के अपने आप को सक्सेसफुल कर ही नहीं सकते, वो फेलियर हो जाएगी। चाहे वो कितना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, चाहे कितनी बड़ी पॉलिसी क्यों ना ले आए, यदि किसी भी एक्टिविटीज के अंदर मैनेजमेंट नहीं है तो वो फेलियर मैनेजमेंट मानी जाती है, फेलियर ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो यदि मैं इसकी इंपोर्टेंस के बारे में बात करना चाहूंगा, तो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट इफेक्टिव मैनेजमेंट। टू ए लार्ज एक्सटेंट द अचीवमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव डिपेंड्स ऑन द एबल मैनेजर्स। तो कोई भी संस्था बिना प्रभावी प्रबंध के अधिक समय तक सफल नहीं हो सकती है। बहुत कुछ सीमा तक अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के योग्य प्रबंधकों के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि किसी भी मैनेजमेंट का यदि हमें इंपोर्टेंस के बारे में बात करना चाहेंगे, तो विदाउट मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सक्सेसफुल कर ही नहीं सकती है। वो टोटली डिपेंड रहती है मैनेजर्स के ऊपर, और मैनेजर्स इफेक्टेड रहते हैं एक प्रकार से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं टोटली। यदि इसके मैं इंपोर्टेंस के कुछ हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तथ्य दिए हुए हैं, जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा इट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो मैनेजमेंट क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करता है, लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है। प्रबंध ही एक ऐसा माध्यम आ सकती है जो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। प्रबंधक अपने विशेष ज्ञान और चातुर्य के आधार पर भावी घटनाओं का अनुमान लगाता है, प्लानिंग तैयार करता है, भाई ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मुलेट करता है, निर्माण करता है, कार्यभार सौंपता है, वर्क ड्यूटीज असाइन करता है और उन्हें अधिकार प्रदान करता है, कर्मचारियों को निर्देशन देता है, उन पर नियंत्रण रखता है, कर्मचारियों को भी प्रेरित करता है तथा प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके, डेविएशन करके पता लगाता है, और अंत में एक प्रकार से करेक्टिव एक्शन करके एक असंभव लगने वाले कार्य को आसान सरल बना देता है। तो ग्रुप गोल्स में केवल और केवल क्या आते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है जिनको एक प्रबंध आसानी से अचीव कर सकता है। नेक्स्ट वन जो हमारा इंपोर्टेंस ऑफ पॉइंट है, इंक्रीज इफिशिएंसी। तो इंक्रीज इफिशिएंसी यानी कि यहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उत्पादन के जो साधन थे ना, उनका अच्छी प्रकार से उपयोग सुनिश्चित करना है। एंश्योरिंग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करके उनका अनुकूलतम उपयोग करती है। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना ज्यादा पैसा क्यों ना हो, यदि उन पैसों का अच्छी प्रकार से यूज नहीं होता ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं होगी, वो फेल हो जाएगी। यानी रिसोर्सेज का अच्छी प्रकार से प्रयोग करना ही क्या है, इफेक्ट यानी इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट। आपका सीमित साधनों का कुशलतम उपयोग व्यवसाय की सफलता की कुंजी। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है भाई उसके जो भी संसाधन है वो लिमिट में है, और उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए वो ही उस ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को बताता है, इफिशिएंसी को इंक्रीज करने का तरीका बताता है। नेक्स्ट वन हमारा क्रिएशन ऑफ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। भाई नेक्स्ट इंपोर्टेंस के बारे में बात करना चाहूंगा, तो क्या है भाई, जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है किस प्रकार से। अब हमें जैसे कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि मैनेजमेंट के जो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी वर्क करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या एक डायनेमिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, क्योंकि एक स्टैटिक्स नहीं एनवायरनमेंट नहीं मैनेजमेंट अपने आप में क्या एक डायनेमिक है। इसके जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, वो लगातार चेंज होते रहते हैं। पुराने प्रिंसिपल की जगह नए प्रिंसिपल आपके आते रहते हैं और लगातार एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो प्रबंध का महत्व केवल संस्था के अंदर के विभिन्न कार्य करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाहरी वातावरण के भी समझौता करके चलना पड़ता है। एक और तकनीक विशेषज्ञ नई नई उत्पादन विधियों का विकास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नई नई प्रगतिशील संस्थाएं आधुनिक विपणन पद्धतियों को लागू करने में व्यस्त है। आज ग्राहक भी उत्पादित वस्तुओं को सहज में ही स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसकी जीवन स्तर में बढ़ोतरी के साथ साथ उनमें जागृति आ गई है, उनमें नॉलेज हो गई है भाई मार्केट के एनवायरनमेंट को समझने के लिए। तो यहाँ पे जो संस्थाएं उनकी रुचि में परिवर्तन होते रहते हैं। इस तरह के दिन प्रतिदिन बदलते वातावरण के साथ समन्वय का कार्य कुशल प्रबंधक ही कर सकता है। कुशल एवं प्रभावशाली प्रबंधक व्यवस्था को लागू करके नई
तथा प्रचलित कार्यविधियों एवं विधि पद्धतियों में समन्वय स्थापित करके संस्था की साख को बचाया जा सकता है। अब डायनेमिक जहां पे ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं करना चाहूंगा तो यहाँ पे टोटली क्या है भाई, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटी है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक अपने क्या है बदलते वातावरण में कार्य करने में लगी हुई है। यानी हर एक कोई अपनी ग्रोथ करने के लिए अपने प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ उनमें चेंजमेंट लाती है सब प्रकार से। फिर है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मैं अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में यदि बात करना चाहूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंप्लॉय वर्क कार्य करने लग रहे हैं, हर एक अपना अपना ऑब्जेक्टिव लेकर के यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। यदि एक कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करना चाहूंगा, हर एक इंप्लॉय इंडिविजुअली अपने अपने बेस पे बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स लगा करके अपना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं, ताकि यदि ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट यदि अचीव हो गया तो उनको पता उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी आसानी से अचीव हो जाएगा। यहाँ पे एक जो इंप्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करने लग रहा है वो क्या देखता है भाई, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाई उसकी करियर प्लानिंग हो सकती है, उस किस प्रकार से उसको ज्यादा भाई सैलरी में इंक्रीमेंट लग सकता है, किस प्रकार से उसका वर्किंग एनवायरनमेंट बेटर से बेटर हो सकता है, तो वो सब कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपका। नेक्स्ट यदि मैं फाइनल बात करना चाहूंगा, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का विकास कैसे हो। भाई एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सामाजिक अपने उत्तरदायित्व को भी पूरा करती है, फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंप्लीट करती है। प्रत्येक व्यवसाय समाज में ही अपनी क्रियाएं शुभारंभ करता है। भाई किस प्रकार से हर एक ऑर्गेनाइजेशन है समाज में रह करके अपने आप का स्थायित्व करती है, उसमें वो अपने आप का क्या भाई सर्वाइव करती है और अपने ग्रोथ भी वहीं पे करती है लास्ट तक। अतः कोई भी संस्था समाज से अलग रहकर न तो कार्य कर सकती है और न ही अपना जीवित रह सकती है और न ही अपना विकास कर सकती है। तो प्रत्येक जो ऑर्गेनाइजेशन है समाज का एक मेन कंपोनेंट माना गया, मेन अंग है एक प्रकार से हर एक ऑर्गेनाइजेशन। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत स्वामियों की पूंजी की सुरक्षा, पर्याप्त लाभ, कर्मचारियों को उचित वेतन एवं उचित कार्य दिशाएं, उपभोक्ताओं के सही समय पर अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, समाज के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को उन्नत करने का प्रयास करना तथ्यों में शामिल आता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ना अपने आप को सर्वाइव करने के बाद उसके बाद यानी सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति भी पूरी करने का प्रयास करती है। भाई किस प्रकार से समाज में रह करके भाई जो इन्वेस्टर जिन्होंने पैसे लगा रखे उनकी पूंजी को सुरक्षा देगी, किस प्रकार से अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करेगी, उपभोक्ताओं को सही समय पर वस्तुएं प्रदान करवाएगी और भाई वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएगी। इन सभी एक्टिविटीज के माध्यम से सोसाइटी का डेवलपमेंट आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा, यदि किसी प्रकार के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग यानी फर्स्ट यूनिट्स के रिगार्डिंग कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में जरूर इसको पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करना चाहूं तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट किस प्रकार का है भाई, प्रबंध की प्रकृति क्या है। यदि मैं बात करना चाहूं नेचर प्रबंध की प्रकृति क्या है, किस प्रकार की है, तो प्रबंध की प्रकृति के संबंध में एक हमेशा ही क्या डिस्प्यूट रहा है, कुछ तो मैनेजरियल जो है इसको एक प्रकार से विज्ञान मानते हैं, तो कुछ इसको कला मानते हैं, तो कुछ विज्ञान केवल इसको एक आर्ट ही मानते हैं, तो कुछ इसको साइंस मान लेते हैं और कुछ इसको बोथ मान लेते हैं। भाई मैनेजमेंट साइंस भी मान ली, मैनेजमेंट आर्ट भी मान ली है। तो इन दोनों के माध्यम से समझने से पहले हम साइंस के बारे में समझेंगे। मैनेजमेंट एज ए साइंस, किस प्रकार से मैनेजमेंट एक साइंस है। तो साइंस के बारे में यदि बात करना चाहता हूं, साइंस एक प्रकार से अपने आप में क्या एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। यानी J.M. केन्स ने एक साइंस को एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बताया है। टोटली अपने आप में क्या है, ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर टोटली बेस्ड है। भाई विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है और जिसको आसानी से वेरीफाई भी किया जा सकता। तो साइंस वो चीज है। यदि मैं इसकी साइंस की डेफिनेशन के बारे में बात करना चाहूं तो साइंस अपने आप में क्या है, एक प्रकार से भाई विज्ञान किसी भी तथ्य विषय या अध्ययन के उद्देश्य का सामान्य सत्यों की जानकारी के संदर्भ में एक क्रमबद्ध ज्ञान है। यानी अपने आप में क्या है, साइंस एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो किसी भी विषय के सामान्य तथ्यों की यानी सत्यों की जानकारी के तथ्यों के बारे में अपने पूरा करता है एक्टिविटीज को।
तो व्हाट मेक्स अ सब्जेक्ट साइंस? शुड द सब्जेक्ट इन्वॉल्व द यूज ऑफ ट्यूब्स, केमिकल, लैब कोट, ए लैब इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड ए साइंस? भाई क्या साइंस को केवल इतना ही माना जाना चाहिए कि केवल एक्सपेरिमेंट का सोर्सेज है साइंस, जहां पे ट्यूब्स केमिकल के माध्यम से या लैब कोट के माध्यम से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, क्या उसी को साइंस माना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट, यहाँ पे नहीं। क्यों? बिकॉज द हॉलमार्क ऑफ ए साइंस आर नॉट ए टेस्ट ट्यूब्स, केमिकल्स एक्सेट्रा, इंस्टीट्यूट दे इंक्लूड थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑन एनी ब्रांच ऑफ ह्यूमन नॉलेज। यानी कि एक प्रकार से क्या है, केवल एक यानी अपने आप में एक्सपेरिमेंट नहीं है साइंस। साइंस क्या है? थ्योरी और प्रिंसिपल के बेस पे भी है। तो उसी प्रकार से यदि मैं मैनेजमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा तो मैनेजमेंट भी अपने आप में क्या है, सॉफ्ट साइंस के तौर पे यूज होते हैं। तो फीचर्स ऑफ साइंस, तो फीचर्स ऑफ साइंस में सबसे पहले हमारा जो आता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई साइंस क्या अपने आप में एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। विज्ञान के लिए क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है। प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है क्योंकि इसकी पहचान प्रबंध विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों प्रयोगों के बाद स्थापित हुई है। यानी प्रबंध भी अपने आप में क्या है, क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। साइंस भी एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है। सेकंड जो फीचर्स के बारे में बात करना चाहूँ, बेस्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस। भाई एक प्रकार से क्या है, तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण और प्रयोगों पर आधारित है। भाई एक प्रकार से क्या है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर टोटली बेस्ड है। विज्ञान साइंस जो है भाई इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे क्या पता चलता है, इसका विकास अनेक वर्षों तक के तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण, प्रयोगों के किए जाने के बाद हुआ है। यानी टोटल यानी साइंस का विकास कब हुआ, जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, इसके तथ्यों से पता चलता है। ठीक है। और प्रबंध शास्त्र की प्राप्ति सिद्धांतवादी एवं अन्य संबंधित लोगों के लगातार उत्साह परिश्रम के बाद हुई है। यानी प्रबंध की जो हमारी क्या है, सिद्धांतवादी थ्योरी इसमें एप्लीकेबल हुई है और जो परिश्रम के बाद ही प्राप्त हुई है केवल। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी है, सार्वभौमिक प्रयोग है। यानी एक प्रबंध के जो सिद्धांत है ना, इन जो हमारे साइंस के जो सिद्धांत है वो हर जगह उनको आसानी से हर परिस्थिति में लागू किया जा सकता है। उनमें किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज क्यों ना हो, आसानी से उनको एप्लीकेबल किया जा सकता है। प्रबंध के क्षेत्र में प्रबंध के ज्ञान और प्रबंध के सिद्धांतों को सत्ता पर आधारित माना जाता है और उन्हें भी सभी परिस्थितियों में हर समय लागू किए जाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि साइंस भी अपने आप में एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है। उनके सतत जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके आसानी से एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल है उनको भी एक यूनिवर्सल वैलिडिटी मानते हुए हर जगह एप्लीकेबल, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल, हर समय लागू किया जा सकता है। यदि मैं कंक्लूजन के बारे में बात करूं, निष्कर्ष इसका देखना चाहूं तो नो डाउट मैनेजमेंट हैज all the features of science, but it is comparable to exact science like physics, chemistry as it related to human beings. Human behavior is ever changing and most unpredictable. Hence, management dealing with human being is bound to be an inexact or other words of science. तो भाई यहाँ पे डाउट नहीं है कि मैनेजमेंट के फीचर्स में सभी फीचर्स जो साइंस में इंक्लूड होते हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट साइंस के बारे में बात करना चाहें तो वहां पे मैनेजमेंट इंक्लूड नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर लगातार चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर काम करता रहता है। और यहां तक कि मैनेजमेंट एज ए एग्जैक्ट साइंस ना होकर के इन एग्जैक्ट साइंस हो सकता है, जिसको हम दूसरे शब्दों में सॉफ्ट साइंस भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट अपने आप में क्या है, एक सॉफ्ट साइंस है, ना कि एग्जैक्ट साइंस। यानी ये स्टैटिक साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट साइंस है मैनेजमेंट अपने आप में। तो यदि मैं इसके विषय में संबंधी में कंक्लूजन में केवल इतना ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि मैनेजमेंट साइंस सभी फीचरों को अपने आप में इंक्लूड तो करता है, लेकिन वो एग्जैक्ट साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री जो कि स्टैटिक्स साइंस के तौर पे यूज होती है, तो मैनेजमेंट को एज ए स्टैटिक साइंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये टोटली मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर को रीड आउट करता है और ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करता है। सो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो लगातार चेंजिंग होता रहता है। सो उसी प्रकार से हम इन एग्जैक्ट और सॉफ्ट साइंस में मैनेजमेंट को मानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, वेयर एज अंडर साइंस वन लर्न्स वाई ऑफ ए फेनोमेनन, अंडर आर्ट वन लर्न्स द हाउ ऑफ इट। यदि मैं साइंस तो केवल क्यों के बारे में बताता है, वाई के बारे में बताता है, जबकि आर्ट बताता है कि कोई भी एक्टिविटीज कैसे हो सकती है, किस प्रकार जो टेक्निक को यूज करता है आर्ट आपका।
तो आर्ट हमारा क्या है, आर्ट इज थस कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ए पार्टिकुलर वर्क कैन बी परफॉर्म्ड। भाई आर्ट क्या है, भाई ज्ञान के सैद्धांतिक प्रयोग को हम कला कहते हैं। आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, यानी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसको किस प्रकार से अटेंड किया जाए, वो है आर्ट। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल के तौर यदि मैं इसको देखना चाहूंगा तो जो एक पर्सन है जिसने अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी कंप्लीट कर ली है और जब उसने एक अपना इंजीनियरिंग की पोस्ट पे कार्य करना शुरू किया किसी कंपनी के अंदर, तो उसका इंजीनियरिंग की पोस्ट के ऊपर कार्य करना अपने आप में क्या है, एक कला है। क्योंकि अब वो उसने जो स्टडी पूरी कर लिया उस स्टडी को अपने एक प्रैक्टिकल वर्क में लेके आना ही क्या उसके लिए एक आर्ट हो जाएगा। आर्ट रिफ्लेक्ट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या है, एक सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग ही है केवल। यदि मैं इसके फीचर्स ऑफ आर्ट के बारे में बात करना चाहूंगा तो फीचर्स ऑफ आर्ट में सबसे पहले हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। भाई अपने आप में क्या है, एक एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल ऑफ नॉलेज है आर्ट, यानी कि एक व्यक्ति ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी अपने आप कंप्लीट नॉलेज ले लिया उस नॉलेज को किस प्रकार से यूटिलाइज करने लग रहा है, वो अपने आप में एक आर्ट है। थ्योरेटिकल नॉलेज का भाई प्रैक्टिकल वर्क में कंप्लीट करना है अपने आप में क्या है, आर्ट है। सेकंड वन है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की यदि बात करना चाहूंगा तो केवल और केवल हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अपने कुछ स्किल होती है, उस स्किल को वो किस प्रकार से यूज करता है, अपनी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करता है, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में आती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं देखना चाहूंगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रबंधक है उसकी अपनी खुद की जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उसको किस प्रकार से वो अपने प्रिंसिपल इफेक्टिव प्रिंसिपल के बेस पे सोल्व करता है, वो उसकी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर आ जाती है। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के अपने अलग अलग क्वालिटीज होती है, अलग अलग फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक प्रकार से क्या है भाई, जो हमारा रचनात्मक शक्ति, भाई किस प्रकार से कला एक रचनात्मक शक्ति होती है, क्योंकि हमारा रचनात्मक कला का गुण होता है, यानी कोई भी व्यक्ति है किसी न किसी एक्टिविटीज में जब भी इंक्लूड होगा तो उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज बढ़ेगी, कुछ ना कुछ उसमें सुधार आएगी। यदि मैं इसको देखना चाहूंगा एक एग्जांपल के तौर पर, प्रबंध कोई व्यर्थ की क्रिया नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिससे सभी लोग अपने अपने कार्य को पूर्ण दक्षता के साथ पूरा कर दे। यानी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यदि वहां पे एक्टिविटीज एक प्रबंधक सभी इंप्लॉइज को दे रहा है तो वहां पे कोई ना कोई नई नई एक्टिविटीज डिटरमाइन की जानी जरूरी होती है। यदि मैं इसके कंक्लूजन के बारे में बात करना चाहूं, निष्कर्ष को देखना चाहूंगा, मैनेजमेंट पोजेसेस ऑल द फीचर ऑफ आर्ट एज इट इज रिलेटेड विद द use of best technique of work to face different situations successfully, hence we can call it an art। तो यहाँ पे इसके यदि मैं निष्कर्ष के बारे में बात करना चाहूंगा, प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है एक प्रकार से यदि मैं देखना चाहूँ तो, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आर्ट के भी एज वेल एज साइंस के भी सभी फीचर को इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट जो सिचुएशन होती है वर्क करने की, टेक्निक को कितने अच्छे तरीके से उसमें यूज किया जाता है ताकि बिजनेस का जो भी टारगेट है वो सक्सेसफुली अचीव हो सके, तो हम कह सकते हैं भाई मैनेजमेंट अपने आप में एक आर्ट भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास को भी यहीं मैं विराम देना चाहूँगा। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी आपका भाई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ भाई हमारे जो VVN एजुकेशन जो क्लासेस हैं उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, और कल मैं आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करवाऊंगा। थैंक यू।